जी हाँ बच्चों, आज की इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 7 की जो आपकी पुस्तक है, इसके अध्याय 1 पादपों में पोषण से लेकर के तो अध्याय 8 तक सभी पाठों के उत्तर आपको इस एक ही वीडियो में बताए जाएंगे। बच्चों, ये आपकी न्यू बुक है 2024-25 के सेशन की, और इस वीडियो में आपको पाठ 1 से लेकर के तो पाठ 8 तक सभी पाठों के उत्तर इस एक ही वीडियो में बताए जाएंगे। तो जो सभी प्रश्नों के छोटे छोटे और सही उत्तर आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 8 तक आपको कोई भी पार्ट सॉल्व करना हो, आप आसानी से इस वीडियो को देख करके कर लोगे। तो बच्चों, सबसे पहले आप देख सकते हैं अध्याय 1 आपका है पादपों में पोषण। जैसे कि बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर जो है आपको इस क्वेश्चन का प्रश्न लिखा हुआ मिलेगा, और जस्ट नीचे हमने प्रश्न के उत्तर लिख दिए हैं। ऐसे ही बच्चों, जो आपका अध्याय 8 है पादप में जनन, यहाँ तक हम आपको सभी प्रश्न और सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर हम बताने वाले हैं। तो चलिए जो सबसे पहले अध्याय 1 पादपों में पोषण आपका सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको ये जोड़ी दी गई है, ठीक है। तो इस जोड़ी को आप कैसे मैच करोगे? सूर्य से हमें प्राप्त होता है सूर्य का प्रकाश, फिर जड़ों से हमें पानी और पोषक तत्व प्राप्त होता है, पत्तियों से क्लोरोफिल प्राप्त होता है, और वायुमंडल से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। तो ये ऐसे आप मैच द कॉलम्स जोड़ी कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में सही विकल्प आपको दिए हैं। तो जो पहले नंबर का सही विकल्प दिया है, इसमें आपका डी ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन सही है, तो आपको डी वाला ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन लिख लेना है। इसके बाद में बच्चों, जो हमें दूसरा प्रश्न दिया है, बूझो ने टेलीविज़न पर एक कार्यक्रम में एक ऐसा पौधा देखा जिसकी पत्तियां घड़ी के आकार में बदल जाती हैं तथा वह छोटे पौधों को कीटों का शिकार करता है। तो बूझो जानना चाहते हैं कि कौन सा पौधा है। तो बच्चों ये नेपेंथस घटपर्णी पौधा है, डी ऑप्शन आपका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन आपका आ जाता है, जल की कमी वाले क्षेत्र में पौधे जैसे नागफनी की पत्तियों कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं, ऐसे पौधों में प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस भाग द्वारा होता है? तो जो इस वाले प्रश्न में आपका सी ऑप्शन तना द्वारा सही उत्तर है। बच्चों, अब जो आपसे चौथा प्रश्न पूछा है, चौथे नंबर के प्रश्न में आपका बी ऑप्शन खेजड़ी सही उत्तर है। इसके बाद में बच्चों जो आपका पांचवा क्वेश्चन है, पांचवें नंबर के प्रश्न में हमारा ऑप्शन बी जाइलम सही उत्तर है। नेक्स्ट रिक्त स्थान यहाँ पर आ जाते हैं। तो रिक्त स्थान बच्चों हम देख लेते हैं। अब इसमें हमें दिए गए शब्दों से चुनकर रिक्त स्थान भरने हैं। पहले नंबर के रिक्त स्थान में बच्चों आपका परपोषी पोषण आएगा, दूसरे नंबर के रिक्त स्थान में आपका परजीवी आएगा, तीसरे नंबर के रिक्त स्थान में बच्चों पत्ती आपका उत्तर है, चौथे वाले रिक्त स्थान में बच्चों आपका पोषक उत्तर है, और पाँचवें नंबर के रिक्त स्थान में सूर्य आंसर है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं, क्या हरे पौधे सूर्य के प्रकाश के बिना अपने भोजन का निर्माण कर सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों? तो जो उत्तर में करेंगे नहीं, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश के बिना अपने भोजन का निर्माण नहीं कर सकते। इसका कारण यह है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है जो सूर्य के प्रकाश पर निर्भर होती है। स्वयं संश्लेषित विधि से क्या अभिप्राय है, यह हमें बताना बच्चों। उत्तर में करोगे स्वयं संश्लेषित विधि से अभिप्राय, कोई जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर सकता है, जैसे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। बच्चों जो तीसरे नंबर का प्रश्न है, इसके उत्तर में आपको ये कर लेना है, ये आपका यहाँ से यहाँ तक उत्तर रहेगा। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लीजिएगा, चैनल को आपको सब्सक्राइब भी कर लेना है। बच्चों पाठ 1 से लेकर के पाठ 8 तक सभी पाठों के उत्तर इस एक ही वीडियो में हम आपको बताएंगे। अब आपका आ जाता है प्रश्न क्रमांक 5। इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखोगे, मृत जीव जैसे फफूंद सैप्रोट्रॉफिक पोषण द्वारा जीवन यापन करते हैं, वे एंजाइम द्वारा स्थापित कर मृत जैविक पदार्थों को विघटित करते हैं और अवशोषित करते हैं। इस प्रकार वे बिना मुख के पोषण करते हैं। चलिए जो पाँचवें नंबर के प्रश्न के बाद में छठा प्रश्न देखते हैं, शैवाल कैसे बनते हैं तथा कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो शैवाल जो है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा बनते हैं। इसमें वे सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। नीचे लिखोगे, शैवाल मीठे जल, खारे जल, आर्द्र भूमि, विभिन्न सतहों जैसे पेड़ों की छाल और पत्थरों पर पाए जाते हैं। चलिए बच्चों लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न देखते हैं। कुछ पौधे कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन एवं वसा जैसे अन्य खाद्य पदार्थों का भी संश्लेषण करते हैं। प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व नाइट्रोजन पौधे किस प्रकार से प्राप्त करते हैं? तो ये हमने उत्तर लिखा है 7वें नंबर के प्रश्न का। इस वाले प्रश्न के बाद में आपका प्रश्न क्रमांक 8 आ जाता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका आंसर आप यहाँ से कर लोगे। चलिए 8वें नंबर के प्रश्न के बाद में हम देखते हैं आपका 9वां प्रश्न, यदि नागफनी के पौधे को ज़्यादा नमी या जलीय क्षेत्र में लगाया जाए तो क्या होगा? तो ये आप 9वें नंबर के प्रश्न का उत्तर कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक आपका 10, भूसो अपने खेत में कुछ वर्षों से लगातार एक ही फसल की बुआई करता आ रहा है, उसे खेत में फसल पर प्रतिवर्ष क्या प्रभाव होगा? तो जो ये आपका उत्तर रहेगा।
बच्चों 10वें नंबर के प्रश्न के बाद में 11वें प्रश्न पूछा है, उपरोक्त दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस पत्ती में होगी और क्यों। तो ये है आपका आंसर। अभी दीर्घोत्तरीय प्रश्न, राइजोबियम जीवाणु से आप क्या समझते हैं? राइजोबियम जीवाणु नष्ट हो जाए तो मृदा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये लिखेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है 13वां नंबर का प्रश्न। इसमें हमें 3 चित्र दिए हैं, उत्तर में आप ये लिखोगे। चलिए इस क्वेश्चन के बाद में हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न। ऐसे में जो हमसे बा वाला प्रश्न पूछा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ना होने पर मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, व्याख्या करनी है। तो उत्तर लिखेंगे, प्रकाश संश्लेषण ना होने पर ऑक्सीजन की कमी और ग्लोबल वार्मिंग होगी, भोजन की कमी होगी। ठीक है, ये सभी आपको लिखना है। 14वां आपका प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 14 में हमें बताना है घटपर्णी पौधे का रंग हरा होता है तथा प्रकाश संश्लेषण भी करता है, फिर भी यह पोषण के लिए कीटों का भक्षण क्यों करता है, समझाना है। तो ये बच्चों उत्तर कर लोगे। घटपर्णी पौधा किस प्रकार कीटों का भक्षण करता है, विस्तार से बताना है। तो ये आपका उत्तर होगा। चारों पॉइंट इसमें आपको लिखने हैं। अब आ जाता है आपका प्रोजेक्ट नंबर 1। विभिन्न आकार की न्यूनतम 5 पत्तियाँ एकत्रित कर एक कागज़ पर चिपकाना है, पत्ती का नाम और एक एक उपयोग भी लिखना है। तो पत्ती का चित्र हमने यहाँ पर चिपका दिया है, नाम लिख दिया है और एक एक उपयोग भी लिखा है, जैसे तुलसी की पत्ती, नीम की, अमरूद की, नीलगिरी की, पुदीना की। ठीक है, और कहाँ कहाँ किस काम में उपयोग आती है वह भी हमने यहाँ पर लिख दिया है। प्रोजेक्ट नंबर 2 आ जाता है, अपने परिवेश में उपलब्ध कोई 5 फलों के बीज एकत्रित करना है, कागज़ पर चिपकाना है और फल से प्राप्त हुए उस फल का नाम भी लिख करके चिपकाना है। तो देखिए हमने लिखा आम, पपीता, अनार, इनके चित्र लगाए हैं, और सेब और चीकू। ठीक है, अध्याय 2 आपका आ जाता है प्राणियों में पोषण। इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो आपको बॉक्सेस दिए हैं इन्हें आप देख लीजिएगा। इसके जस्ट नीचे हम लिखेंगे, है ना, सहपाठी के नाम में हमने लिखा है रक्षा, शिवांगी, सृष्टि, अनन्या। आप अपने दोस्त का नाम भी लिख सकते हैं। और नयन, श्रेया, और क्या क्या खाया वह भी लिख दिया है, राजू, रिया, मुस्कान। ठीक है, इसके बाद में वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ जाता है। पहले नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें आपका सी ऑप्शन ORS का घोल सही उत्तर है। दूसरे नंबर के प्रश्न में हमारा ऑप्शन बी रासायनिक पाचन, ये सही उत्तर है। तीसरे नंबर के प्रश्न में हमारा ए वाला ऑप्शन बढ़ा हुआ सतह क्षेत्र पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाता है, ए ऑप्शन सही उत्तर है। फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में यह मांसपेशियों के संकुचन के माध्यम से भोजन पाचन तंत्र में ले जाने में मदद करता है, मतलब आपका जो डी ऑप्शन है चौथे नंबर के सही विकल्प का सही उत्तर है। इसके बाद में पाँचवें नंबर का जो सही विकल्प है इसमें आप उत्तर करोगे, यह वह जगह है जहाँ भोजन पोषक तत्वों में टूट जाता है। ठीक है, तो मतलब बच्चों जो आपका बी वाला ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपको सही उत्तर कर लेना है। बच्चों बी नंबर के प्रश्न के बाद में इसमें रिक्त स्थान आपके आ जाते हैं। तो पहले नंबर का जो रिक्त स्थान है इसमें आपका उत्तर रहेगा पाचन। दूसरे नंबर के रिक्त स्थान में बच्चों आपका स्टारफिश उत्तर है। तीसरे नंबर का जो रिक्त स्थान है बच्चों इसमें अंतःग्रहण आपका उत्तर है। चौथे नंबर के रिक्त स्थान में स्वाद कलिकाएँ, और पांचवा जो रिक्त स्थान है इसमें हमारा आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए इसके बाद में लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न है। तो मानव पोषण के विभिन्न चरणों को सही क्रमबद्ध हमें लिखना है। और जो सबसे पहले होता है अंतःग्रहण, फिर होता है पाचन, अवशोषण होता है, इसके बाद में श्वांगीकरण और फिर निष्कासन। ठीक है, तो ये हमने लिखे हैं। पित्त कहाँ निर्मित होता है, तीसरे प्रश्न में पूछा है। तो पित्त जो है यकृत में निर्मित होता है और एक थैली पित्ताशय में संग्रहित होता रहता है। पहले स्कूल जाने के लिए जल्दी जल्दी भोजन खा रही थी, अचानक उसको खांसी उठती है और हिचकी आने लगती है। पहले के साथ ऐसा क्यों हुआ? तो बच्चे उत्तर करेंगे, ऐसा खाद्य कणों के श्वास नली में प्रवेश करने के कारण होता है। श्वास नली कृषिका के साथ चलती है, परंतु कृषिका में वायु एवं भोजन मार्ग एक ही होता है। चलिए इसके बाद में देखते हैं भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है। उत्तर में हम करेंगे, भोजन हमारे लिए आवश्यक है क्योंकि ये ऊर्जा और पोषक तत्व प्रदान करता है, शरीर के वृद्धि, विकास और मरम्मत मदद करते हैं। फिर है छठा प्रश्न, रोटी के टुकड़े को जब आप मुंह में जमाते हैं तो कुछ समय बाद मीठी लगने लगती है, क्यों? तो ये छठे नंबर के प्रश्न का उत्तर। तो जो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा, चैनल को आपको सब्सक्राइब भी कर लेना है। अब यह है आपके लघुत्तरीय प्रश्न का प्रश्न क्रमांक 7।
बूझो जानना चाहते हैं कि क्या घास खाने वाले जानवर एवं मनुष्य में पाचन समान रूप से होता है, यदि नहीं तो कुछ भिन्न है तो उसका विवरण देना। उत्तर में लिखेंगे नहीं, घास खाने वाले जानवर और मनुष्य में पाचन समान नहीं होता। ऐसे करके बच्चों नीचे तक आपका आंसर होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मानव पाचन तंत्र में आमाशय में पाए जाने वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की पाचन क्रिया की क्या भूमिका है, समझिए। तो उत्तर होगा हमारा ये। अब 8वें नंबर के प्रश्न के बाद में हम देखते हैं 9वां प्रश्न, दीर्घ रोम क्या है, यह कहाँ पाए जाते हैं, इनके कार्य लिखना। तो 9वें नंबर के प्रश्न में हम लिखेंगे दीर्घ रोम छोटी आंत की भीतरी दीवार पर पाए जाते हैं। पचे हुए भोजन में मौजूद पोषक तत्व दीर्घ रोम के माध्यम से रक्त प्रवाह में अवशोषित हो जाते हैं। दीर्घ रोम का मुख्य कार्य पचे हुए भोजन का अपशोषण के लिए तल क्षेत्र को बढ़ाना है। चलिए बच्चों 10वें नंबर का प्रश्न देख लेते हैं, यदि मनुष्य के रत्नक दांत ना हो तो क्या होगा। तो बच्चों का रत्नक दांतों का मुख्य कार्य होता है भोजन को चबाना और काटना। इसके बिना मांस और कठोर खाद्य पदार्थों को चबाने में कठिनाई हो सकती है, जिससे पाचन और पोषण पर असर पड़ सकता है। अब बच्चों 11वां प्रश्न पूछा है, दूध के दांत स्थायी दांत में क्या अंतर है। तो ये उत्तर आप यहाँ से कर लीजिएगा। इसके बाद में बच्चों मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है, उसके मुख्य भागों के नाम लिखना है। तो ये है मानव पाचन तंत्र का चित्र। चलिए इसके मुख्य भागों के नाम भी आप देख लीजिएगा। सबसे पहले मुखगाहिका, लाल ग्रंथि, ग्रेशिका, यहाँ यकृत, पित्ताशय, आमाशय, अग्न्याशय, क्षुद्रांत्र, बृहदांत्र, मलाशय, ठीक है, और गुदा। तो जो ये है पूरा आपका चित्र। इसके बाद में 13वां प्रश्न है, पाचन संबंधित क्रिया को संक्षेप में लिखना है, जैसे कि अंतःग्रहण। तो अंतःग्रहण को हमने लिखा है। फिर स्वांगीकरण को हमें लिखना है, तो स्वांगीकरण का ये आपका रहेगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14, इसका हमें चित्र बनाना है, ठीक है, अमीबा का। तो अमीबा का चित्र हमने यहाँ पर बना रखा है। तो ये है अमीबा का चित्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसी में बच्चों अमीबा का जो चित्र बनाओगे, इसी में आप लिखोगे ये अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है, इसे भोजन का आवास होता है। तो ये खाद्य कणों के चारों ओर पदार्थ विकसित करके निकाल लेता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य थाली में फंस जाते हैं। खाद्य थाली में पाचक रस स्थापित होते हैं, खाद्य पदार्थ में क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थ में बदल देते हैं। अच्छा, दांतों की व्यवस्था का विभिन्न प्रकार के दांतों का नामांकित चित्र एवं कार्य हमें लिखना है। तो ये देखिए दांतों की व्यवस्था का चित्र, विभिन्न प्रकार के दांत, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर आपको बता दें, सबसे पहले चवर्णक दांत, फिर अग्र चवर्णक, रत्नक और कृतंक, ठीक है। ये आप लिख लोगे नीचे, इसी वाले चित्र के जस्ट नीचे जो आपको जगह दी है। अब ग्रसिका में भोजन की गति का नामांकित चित्र हमें बनाना है। तो देखिए चित्र तो ये है ग्रसिका में भोजन की गति का। घास खाने वाले जंतुओं में पाचन का नामांकित चित्र बनाना है। तो बच्चों ये है घास खाने वाले जंतुओं में पाचन का नामांकित चित्र। चलिए इसके बाद में देखते हैं प्रोजेक्ट नंबर 1, प्राणायाम क्यों आवश्यक है। धूम्रपान की आदत को रोकने के लिए दिए गए स्थान पर एक पोस्टर का निर्माण करना है। धूम्रपान रोकने हेतु नारा भी लिखना। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राणायाम क्यों आवश्यक है, यह आप उत्तर लिखोगे, ठीक है। इसके बाद में धूम्रपान छोड़ने का नारा। तो धूम्रपान छोड़ो जीवन जियो। और ये पोस्टर है। यह है प्रोजेक्ट नंबर 2, जीवन रक्षक घोल कैसे बनाया जाता है, इसके उपयोग लिखना है। तो देखिए कैसे बनाया जाता है, इधर हमने लिख दिया है और उपयोग इधर। अध्याय 3 ऊष्मा आ जाता है, इसे हम सोल्व करते हैं। अध्याय 1 और 2 हमने सोल्व किया, अध्याय 3 ऊष्मा अब आपका सोल्व करेंगे। सबसे पहले जो आपको ये बॉक्स दिए हैं, इनमें आप ये लिख लोगे, यह वस्तुएं गर्म और ठंडी लगती हैं क्योंकि ये वस्तु ऊष्मा में ताप का परिवहन कर पाते हैं।
इसके बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जो पहला सही विकल्प हमारा है इसमें बी वाला ऑप्शन, पानी से बर्फ के टुकड़े की ओर, ये सही उत्तर है। दूसरे नंबर के प्रश्न में हमारा कुछ जंतुओं के शरीर का तापमान निम्नानुसार दिया गया है, तो इसमें हमारा सही उत्तर रहेगा सी ऑप्शन, भेड़ और खरगोश। इसके बाद में जो तीसरा प्रश्न है, तीसरे वाले प्रश्न में हमारा ऑप्शन बी, बर्फ के गोले को जूट के कपड़े में लपेट कर रखना, ये सही उत्तर है। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न, एक प्रयोग में छात्र बर्फ का एक टुकड़ा धातु की प्लेट पर रखता है तथा दूसरा बर्फ का टुकड़ा लकड़ी की प्लेट पर रखता है। कुछ समय बाद धातु की प्लेट में रखा टुकड़ा लकड़ी की प्लेट की अपेक्षा जल्दी पिघलने लगता है। निम्न में उसका सही कारण क्या होगा? तो धातु की टुकड़े की अपेक्षा ऊष्मा की अच्छी चालक है ना, लकड़ी की अपेक्षा ऊष्मा की अच्छी चालक है। ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट, थल समीर कहते हैं तो समुद्र की ओर से आने वाली वायु को, ए वाला ऑप्शन इसमें भी आपका सही उत्तर है। डॉक्टरी थर्मामीटर का पारास कितना होता है? तो 35 से 42 डिग्री, ए ऑप्शन इसमें भी आपका सही उत्तर है। मनुष्य का सामान्य ताप कितना होता है? तो 37 डिग्री होता है, बी ऑप्शन सही रहेगा। अब है रिक्त स्थान, ऊष्मा का प्रवाह सदैव गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होता है। रबर, लकड़ी एवं प्लास्टिक ऊष्मा की कुचालक पदार्थ हैं। तीसरे में आपका आ जाएगा रिक्त स्थान में गर्म, चौथे रिक्त स्थान में आएगा समुद्री समीर और पांचवें रिक्त स्थान में आएगा विकिरण। अब यहाँ अतिलघुत्तरी टाइप के प्रश्न, ऐसे पदार्थ जो ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं करते उनको परिभाषित कर उदाहरण सहित लिखना। तो उत्तर में आप करोगे ये, आपके आसपास पाई जाने वाली ऊष्मा की चालक कुचालक वस्तु के नाम लिखना। तो लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी, प्लास्टिक, लकड़ी, रबर, ऊनी कपड़े, ठीक है। क्या डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा धातु के स्थान पर अन्य धातु का उपयोग किया जा सकता है? यदि हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों? तो उत्तर में हम लिखेंगे ये। चौथे नंबर के प्रश्न के बाद में पांचवा प्रश्न, क्या डॉक्टरी थर्मामीटर द्वारा बर्फ के टुकड़े का तापमान मापा जा सकता है? यदि नहीं तो क्यों? तो ये है पांचवें नंबर के प्रश्न का उत्तर। अब है हमारा छठा प्रश्न, यदि हम सर्दियों में ऊनी वस्त्र के स्थान पर टेरिकोट के वस्त्र पहने उपयोग करें तो क्या होगा? तो सर्दियों में ऊनी वस्त्र की जगह टेरिकोट पहनने पर ठंड अधिक लगेगी। टेरिकोट गर्मी को अच्छी तरह से नहीं रोकता है। कागज़ की बनी प्याली में पानी गर्म करने पर कागज़ नहीं जलता जबकि पानी गर्म हो जाता है, क्यों? तो सातवें नंबर के प्रश्न में लिखेंगे यहाँ से तो यहाँ तक। अब यह है आपका प्रश्न क्रमांक 8वां। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका पूछा गया है, चलिए इसका उत्तर हम देखते हैं। ये आप उत्तर लिखोगे। आठवें नंबर के प्रश्न के बाद में हमारा आ जाता है प्रश्न क्रमांक 9, गर्म दूध का ताप मापने के लिए एक प्रयोगशाला थर्मामीटर के स्थान पर डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग किया जा सकता है? यदि हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों? तो 9वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में ये कर लोगे आप। अभी आपका प्रश्न क्रमांक 10, बूझो ने देखा कि उसके घर में पूड़ी तलते समय तलने वाले बर्तन पर लगा लकड़ी का हत्था निकल गया, तो बर्तन को पकड़ने पर वह गर्म लगा। तो वह जानना चाहता है कि बर्तन सिर से सिरे तक गर्म कैसे हुआ और क्यों? तो 10वें नंबर के प्रश्न का उत्तर ये है। चलिए इसके बाद में देखेंगे 11वें नंबर का प्रश्न, ऊष्मा स्थानांतरण करने और चालन संवहन की प्रक्रिया में अंतर बताना है। तो यह चालन संवहन की प्रक्रिया में अंतर। अब ये दीर्घोत्तरीय टाइप का प्रश्न, अधिक सर्दियों में आप एक मोटी कंबल और एक ऊपर एक जुड़े दो पतले कंबल में किसका चुनाव करेंगे? तो 12वें नंबर के प्रश्न में होगा ये।
यहाँ से आपका उत्तर रहेगा। चलिए अब आ जाता है बा वाला प्रश्न, क्या ऐसे भवनों का निर्माण संभव है जिनमें मौसम के अनुसार ठंडा या गर्म ना हो? तो ये बा वाले प्रश्न का उत्तर रहेगा। तेरहवें नंबर का प्रश्न पूछो ने, तो 13वें नंबर के प्रश्न का उत्तर बच्चों आप नीचे लिख लीजिएगा। निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए, और ये यहाँ तक आपका उत्तर रहेगा। बच्चों इसके बाद में डॉक्टरी थर्मामीटर का सचित्र वर्णन हमें करना है, तो सबसे पहले तो आप ये लिख लोगे, और चित्र, तो चित्र भी बच्चों आप ये देख सकते हैं डॉक्टरी थर्मामीटर का, यहाँ से यहाँ तक आपका चित्र है। समुद्र समीर थल समीर को सचित्र समझाना है, तो ये है आपका समुद्र समीर और थल समीर। ये है चित्र दोनों का, समुद्र समीर और थल समीर का, ठीक है। अब डॉक्टरी थर्मामीटर एवं प्रयोगशाला थर्मामीटर में अंतर बताना है, तो दोनों में अंतर लिखा है, इधर प्रयोगशाला थर्मामीटर, इधर डॉक्टरी थर्मामीटर के। अब आ जाता है प्रोजेक्ट। अंकीय डिजिटल थर्मामीटर की सहायता से अपने 10 मित्रों के शरीर का तापमान नोट करना है, तो देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया है राहुल का 36, स्नेहा, आर्यन, नंदिनी, करण, अंजलि, विवेक, प्रियंका, शमीर, मीनाक्षी, ठीक है। चलिए प्रोजेक्ट नंबर 2 आ जाता है, किसी डॉक्टर या अपने निकट के किसी स्वास्थ्य केंद्र पर जाइए, डॉक्टर के किसी रोगी का ताप मापते हुए देखिए, ये जानने का प्रयास कीजिए कि तापमापी का उपयोग करने से पहले उसे किसी डब में क्यों डुबोते हैं। तो ये आपका उत्तर है। अब जो आपसे खा वाला प्रश्न पूछा है, तो खा वाले प्रश्न का उत्तर यहाँ से यहाँ तक है। जो गा वाला प्रश्न है, गा वाले प्रश्न का उत्तर यहाँ से यहाँ तक है, और जो प्रश्न है घा वाले प्रश्न का उत्तर ये है। अब आ जाता है अध्याय 4 अम्ल क्षारक और लवण, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो इस वाले बॉक्स में आप ये लिख लोगे, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरका, दही, इमली, आंवला, अंगूर, कच्चा। और इसके जस्ट नीचे जो आपको गोल डब्बा दिया है, इसमें लिखोगे शक्कर, नमक, खाने का सोडा और खीरा। फिर जो आपको नीचे दिया है, इसमें आप लिखोगे नींबू का रस, संतरे का रस, खाने का सोडा, अंगूर, नमक, ठीक है। स्वाद का अनुमान लगाना है, तो नींबू का रस कैसा होता है? अम्ल। संतरे का कैसा होता है? अम्ल। खाने का सोडा कैसा होता है? क्षार। अंगूर कैसा होता है? अम्ल। नमक कैसा होता है? तो नमक, लवण, और ठीक है, ये आपका कंप्लीट। चलिए इसके बाद देखते हैं, सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाना है। तो पहले में तो फार्मिक अम्ल, बी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। दूसरे में हमारा अम्लीय, ए वाला ऑप्शन सही उत्तर है। तीसरे नंबर के प्रश्न में प्रति अम्ल, सी ऑप्शन सही उत्तर है। चौथे नंबर के प्रश्न में हमारा गहरा गुलाबी, सी ऑप्शन सही आंसर है। पाँचवें नंबर के प्रश्न में उदासीन विलयन, सी ऑप्शन सही उत्तर है। अब है रिक्त स्थान, पहले में आ जाएगा अम्लीय, दूसरे में इलेक्ट्रिक, तीसरे में उदासीन, चौथे में आ जाएगा क्षारक, पाँचवें में आ जाएगा लवण व जल। सिरका और पालक में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं? तो सिरका में एसिटिक, पालक में ऑक्सैलिक। अब ये है तीसरे नंबर के प्रश्न का उत्तर, यहाँ से तो यहाँ तक। ये आपके चौथे नंबर के प्रश्न का उत्तर।
यह है 5वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। यह है क्वेश्चन नंबर 6 का। यह 7वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। यह है प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर। लिटमस पत्र के द्वारा आप अम्ल व क्षारकों की पहचान कैसे करेंगे, जो 9वां प्रश्न है, इसका आंसर आपका ये है। अब जो 10वां प्रश्न पूछा गया है, 10वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आपका ये रहेगा। इसके बाद में जो 11वां प्रश्न है, इसमें आएगा चूने का पानी, क्लीनर, साबुन, दूध या मैग्नीशियम। 12वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में आप यहाँ से तो यहाँ तक करोगे। 13वें नंबर का जो प्रश्न है, इसका उत्तर आप ये करेंगे। 14वें नंबर के प्रश्न में एक साइड हमने लिया है अम्ल, दूसरी साइड क्षार, तो ये आपका उत्तर होगा। जो सा वाला प्रश्न है, इसमें आपका ये उत्तर है। अब जो 14वां प्रश्न है, 14वें प्रश्न का, इसमें हमें एक साइड पदार्थ सूचक का पदार्थ पर प्रभाव और पदार्थ की प्रकृति बतानी है। तो नींबू के रस से गहरा गुलाबी अम्लीय होगा, शैम्पू से हरा गुलाबी क्षारीय, ठीक है। शक्कर के विलयन से गुलाबी अम्लीय, नमक के विलयन से हरा, चूने के पानी से हरा, सोडा युक्त से जल से हरा, नमक के जल से गहरा गुलाबी, ठीक है। और अम्लीय क्षारीय भी आपको लिखना है। वाला प्रश्न है कि इन 5 अम्लों के नाम और उनके स्तुति के नाम लिखना है। तो सिट्रिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, टमाटर प्याज, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सिरका, ठीक है, एक्जॉलिक अम्ल। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। बूझो नहीं कल रात कुछ नहीं खाया, ये 14वां प्रश्न है, 100 वाला। इसके उत्तर में हम लिखेंगे, ठीक है। 14वें नंबर के प्रश्न में हमारे अमाशय में HCl अम्ल पाया जाता है, जो भोजन पाचन में सहायता करता है। अमाशय में अम्ल की मात्रा बढ़ जाने के कारण अपचन क्रिया होने लगती है। डॉक्टर ऐसी स्थिति में नारियल पानी व जीरा खाने की सलाह देते हैं। दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण हमें लिखना है। तो ये है 15वें के आ वाले प्रश्न का उत्तर। अब है आपके 15वें नंबर के बा वाले प्रश्न का उत्तर। अब आपका प्रोजेक्ट नंबर 1 आ जाता है। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें जो तालिका दी है, नींबू के रस से गहरा गुलाबी, संतरे के रस से गहरा गुलाबी, सिल्के से लाल, साबुन के घोल से पीला, ठीक है। ये पीता लिखा गया है, जो पीला लिख लीजिएगा ऐसे। शक्कर के विलयन से गुलाबी, नमक के विलयन से हरा। प्रोजेक्ट नंबर 2 देख लेते हैं। तो प्रोजेक्ट नंबर 2 का आपके घर में पाए जाने वाले 5 अम्लीय 5 क्षारीय पदार्थों के नाम लिखने, उनमें पाए जाने वाला अम्ल एवं क्षार के नाम भी लिखना है। तो जो हमारा प्रोजेक्ट नंबर 2 है, इसका उत्तर देखिए आपको ये मिलेगा। 5 अम्लीय पदार्थ यहाँ पर है। तो पहला है साइट्रिक अम्ल, दूसरा दही में लैक्टिक अम्ल, तीसरा संतरे में एस्कॉर्बिक अम्ल, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल, सिरके में एसिटिक अम्ल। क्षारीय पदार्थ साबुन, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा में सोडियम बाइकार्बोनेट, वॉशिंग पाउडर में सोडियम बाइकार्बोनेट, कॉस्टिक सोडा में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दांतों के पेस्ट में कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए अध्याय 5 हम सोल्व करते हैं। अध्याय 4 तक आपका सोल्व हुआ। अध्याय 5 का नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो सबसे पहले जो आपको इनमें टिक करना है, देखिए जैसे जैसे हमने जिसमें सही किया है सही लगाइएगा, जिसमें गलत किया है गलत लगाइएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको जो 12वें नंबर तक है, यहाँ तक आपको लगा लेना है। चलिए इसके बाद में दिए हैं सही विकल्प। तो पहले नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें बी ऑप्शन सेब, बैगन एवं आलू वातावरण के ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं, सही उत्तर है। दूसरे नंबर के प्रश्न में हमारा बी वाला ऑप्शन गैल्वेनाइजेशन सही आंसर है। तीसरे नंबर के प्रश्न में हमारा स्टेनलेस स्टील, सी ऑप्शन सही उत्तर है।
चौथे नंबर के प्रश्न में प्रकाश संश्लेषण ऑप्शन डी सही आंसर है। पाँचवें नंबर के प्रश्न में ओजोन परत बी ऑप्शन सही उत्तर है। अब रिक्त स्थान दिए गए हैं तो पहले रिक्त स्थान में आ जाएगा रासायनिक, दूसरे नंबर के रिक्त स्थान में आएगा हानिकारक, तीसरे रिक्त स्थान में आएगा भौतिक, चौथे रिक्त स्थान में आएगा क्रिस्टलीकरण, पांचवें रिक्त स्थान में आएगा ऑक्सीजन एवं जल। अब है अतिलघुत्री टाइप के प्रश्न, तो दूसरे नंबर के प्रश्न का उत्तर ये है। तीसरे नंबर के प्रश्न का उत्तर ये है। अब जो चौथा प्रश्न पूछा है, चौथे नंबर के प्रश्न का उत्तर आपका ये। पांचवें नंबर के प्रश्न का उत्तर आप ये देख सकते हैं। छठे नंबर के प्रश्न के उत्तर में ये करोगे। सातवें नंबर के प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से देख लीजिए। ठीक है बच्चों, ये उत्तर हमने लिखा है, तो इधर तक आपका उत्तर है। ये है बच्चों आपका आठवें नंबर के प्रश्न का उत्तर। अब है नौवें नंबर का, कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग हरा क्यों हो जाता है। नौवें नंबर के प्रश्न के बाद में 10वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। रासायनिक परिवर्तन में उत्पाद बनने के अतिरिक्त कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं। तो ये देखिए, ये आपका आंसर रहेगा। इसके बाद मैग्नीशियम के फीते को जलाने पर अपशिष्ट के रूप में श्वेत भस्म प्राप्त होती है, किस प्रकार का परिवर्तन है, स्पष्ट करना। तो ये आपका आंसर। ग्यारहवें नंबर के प्रश्न के बाद में 12वां प्रश्न है, तो 12वें प्रश्न का उत्तर ये है। और इसके लिए समीकरण भी हमने नीचे लिख दिया है। इसके बाद में 12वां प्रश्न, रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक क्यों लगती है, समझाना है। तो ये करेंगे। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ की शुद्ध क्रिस्टल उसके विलयन से प्राप्त करने की कौन सी विधि है। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनते हैं, समझाइए। तो ये है 13वें नंबर के प्रश्न का आंसर। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए किए जाने वाले उपायों को लिखना है। तो 14वें नंबर के प्रश्न के आंसर में हम ये करेंगे। प्रोजेक्ट नंबर 1 देखते हैं। अपने आसपास होने वाले 10 परिवर्तनों की सूची बनाते हैं। भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों में वर्गीकृत करना है। तो देखिए बच्चों, प्रोजेक्ट नंबर 1 के लिए हमने परिवर्तन का नाम, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन भी बताया, परिवर्तन का कारण भी बताया है। ठीक है, तो ये जो तालिका बच्चों आपको दी है, इसी में आप लिख लीजिएगा। सबसे पहले बर्फ़ का पिघलना लिखा है, दूसरे में हमने पानी का उबलना, फिर लिखा है कागज़ का फटना। तो जो प्रोजेक्ट नंबर 1 है, इसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन सभी हमने लिख दिए हैं। बर्फ़ का पिघलना, पानी का उबलना, कागज़ फटना, नमक का पानी में घुलना, मोमबत्ती का जलना, लोहे पर जंग लगना, दूध का खट्टा होना, पटाखों का जलना। चलिए इसके बाद में देखते हैं प्रोजेक्ट नंबर 2, शक्कर के पानी में शक्कर को कैसे निकालोगे, प्रक्रिया का सचित्र समझाना है। तो आसवन विधि में नमक का विलयन गर्म किया जाता है, वाष्प को कांच की नली में बर्फ में रखी परख नली में एकत्रित करते हैं। और ये नीचे तक बच्चों आपको लिख लेना है, संघनन वाष्प से पानी बनने की प्रक्रिया है। ठीक है, ये आपका चित्र होगा। चलिए इसके बाद में देखते हैं हम आपका नेक्स्ट
अध्याय 6 बच्चों आपका आ जाता है जीवों में श्वसन, अध्याय का नाम है। सबसे पहले जो बच्चों आपको ये गोल टाइप का डब्बा दिया है, इसमें आप लिखोगे चिड़िया, पौधे, पालतू जानवर, ठीक है। फिर जो आपको एको डब्बा दिया है चौको टाइप से, इसमें आप लिखोगे सूखी लकड़ियाँ, खेलने वाली गुड़ियाँ, प्लास्टिक के खिलौने, साइकिल, मोटर आदि। अब जो आपको चौको डब्बा दिया है बड़ा वाला, इसमें आप लिखोगे जीव जंतु एवं पेड़ पौधों में श्वसन की क्रिया होती है, वे सांस लेते हैं, उनमें वृद्धि होती है, जीवन संभव है और सजीव कहलाते हैं। चलिए इसके बाद में देखते हैं बच्चों सही विकल्प। तो पहले नंबर का जो सही विकल्प है, इसमें आप लिखोगे पौधे की जड़ों को शोषण की क्रिया के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन न मिलने के कारण। तो जो इसमें पहले वाले में सी ऑप्शन आपका सही उत्तर है, ठीक है, सी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर है। दूसरे नंबर के प्रश्न में बच्चों बी ऑप्शन ऑक्सीजन आपका सही उत्तर है। तीसरे नंबर के प्रश्न में बच्चों आपका विशेष रक्त वाहिकाओं के माध्यम से, सी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। चौथे नंबर के प्रश्न में बच्चों आपका हृदय गति में कमी होना, सी ऑप्शन सही आंसर है। पांचवें नंबर के प्रश्न में बच्चों आपका मनुष्य व फेफड़े तथा मछली व गिल्स, बी वाला ऑप्शन बच्चों आपका सही आंसर है, ठीक है। अब है बच्चों रिक्त स्थान। तो पहले नंबर के रिक्त स्थान में आपका आ जाएगा वायवीय, दूसरे नंबर के रिक्त स्थान में बच्चों आएगा श्वसन, तीसरे नंबर के रिक्त स्थान में आएगा ऊर्जा, चौथे नंबर के रिक्त स्थान में आएगा डायफ्राम, पांचवें नंबर के रिक्त स्थान में आएगा त्वचा। अब है बच्चों आपको अतिलघुत्री टाइप के प्रश्न। मानव शरीर अधिक ऊंचाई तक ऑक्सीजन के स्तर में कमी पूर्ति कैसे करता है? तो उत्तर ये हम लिखेंगे, क्या पौधे की जड़ें मिट्टी में दबा होने के लिए वे ऑक्सीजन ग्रहण करती है? यदि हाँ तो कैसे? तो जो चौथे नंबर के प्रश्न का उत्तर हम ये करेंगे। इसके बाद में बच्चों कोशिका में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के विखंडन के क्रम को क्या कहते हैं? तो गृह प्रक्रम या वायवीय सूक्ष्म श्वसन कहते हैं। कॉकरोच के शरीर में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो कॉकरोच के शरीर में श्वसन श्वास नालिकाओं के द्वारा होता है। अब जो सातवां प्रश्न है, सातवें नंबर के प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, इस स्थिति में हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए व्यक्ति द्वारा तेज सांस ली जाती है। ये बच्चों सातवें नंबर के प्रश्न का उत्तर है। बच्चों अतिलघुत्री जो प्रश्न पूछा है, जो तालिका आपको दी है, बैठकर पढ़ते समय सामान्य रहती, दौड़ते समय तेज, सोते समय सामान्य, सीढ़ी चढ़ते समय तेज, व्यायाम करते समय तेज, खेलते समय तेज, तेज चलते समय तेज, शारीरिक श्रम कम करते समय तेज, ठीक है। पहले ने दूरदर्शन पर कार्यक्रम में देखे कि डॉल्फिन अक्सर पानी की सतह पर आकर पानी में फुहार छोड़ती। तो ये बच्चों आपके 9वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। आपके द्वारा देखे गए विभिन्न प्रकार के 6 जीवों के नाम तथा उनके श्वसन अंगों के नाम हमें लिखना है। तो जंतु का नाम बच्चों इधर लिखा है, श्वसन अंग के नाम इधर लिखे हैं। चलिए इसके बाद में हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न। अधिक धूम्रपान करने वाले व्यक्ति ज़्यादा श्रम का काम करने वाले सीढ़ियाँ चढ़ते समय तेज़ी से हाँफने लगते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो ये उत्तर लिखोगे बच्चों 11वें नंबर के प्रश्न का। अधिक व्यायाम करने से हमारे शरीर की पेशियों में ऐंठन क्यों होती है? कारण हमें लिखना है। तो हम उत्तर में ये लिखेंगे 12वें नंबर के प्रश्न में। अब जो नीचे दी गई अभिक्रिया को ध्यान से हमें देखना है। उपरोक्त दी गई अभिक्रिया का क्या नाम है? तो उपरोक्त दी गई अभिक्रिया को वायवीय श्वसन कहते हैं। उपरोक्त अभिक्रिया के क्रियाकारक उत्पाद का प्रतिस्थापन स्थान बदलने दिए गए बॉक्स में लिखने में कौन सा समीकरण बनेगा? यह क्रिया किन में संपादित होती है? तो उत्तर में हम बच्चों ये लिखेंगे। अब जो हमारा इसी में तीसरा प्रश्न पूछा गया है, इसका उत्तर आपका ये रहेगा। अच्छा जो 14वां प्रश्न पूछा है, 14वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आप देख सकते हैं, ये आपका उत्तर है। चलिए 15वां प्रश्न देखते हैं। पौधों में श्वसन की क्रिया को विस्तार से लिखिए। तो पौधों में श्वसन के दौरान ग्लूकोज और ऑक्सीजन और ऊर्जा CO2 में पानी बनते हैं। यह प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और दिन रात चलती है। मानव श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन करना है। तो श्वसन तंत्र के नाक, श्वास नली, फेफड़े और डायफ्राम शामिल है। नाक से हवा फेफड़ों तक जाती है, जहाँ ऑक्सीजन खून में मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। डायफ्राम हवा के अंदर बाहर करने में मदद करता है। प्रोजेक्ट नंबर 1 देखते हैं। तो इसमें सहपाठी का नाम 10 मिनट तक तेज चलने के बाद 100 मीटर दौड़ने के बाद विराम अवस्था में, है ना बच्चों। ये प्रोजेक्ट का आपका आंसर लिख दिया हमने तालिका बना करके। प्रोजेक्ट नंबर 1 है आपका। तो यहाँ से देख करके और लिख लोगे।
चलिए बच्चों प्रोजेक्ट नंबर 2 देखते हैं बच्चों। दिए गए स्थान पर धूम्रपान को रोकने के लिए एक पोस्टर बनाइए। धूम्रपान को रोकने है तो एक स्लोगन लिखना है प्रोजेक्ट नंबर 2 में। तो यह है स्टॉप स्मोकिंग का पोस्टर और ये है आपका स्लोगन धूम्रपान छोड़ो जिंदगी से नाता जोड़ो। अब अध्याय 7 जंतुओं और पादप में परिवहन आपका आ जाता है। चलिए अध्याय 7 को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो आपको ये वाला चित्र दिया है इसमें आप लिखोगे महाशिरा, दायां आलिंद, कक्षों के बीच की विभाजन दीवार। इधर आप लिखोगे महाधिमनी, फुफ्फुस, फुफ्फुस सिरा, वाया आलिंद, वाया नीले। ठीक है। और सबसे नीचे जो हमें दिया है इसमें आप लिखोगे दायां नीले। सही विकल्प चुन करके हमें लिखना है। तो जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों को परिवहन, बी ऑप्शन पहले नंबर के सही विकल्प का सही उत्तर है। दूसरे नंबर के सही विकल्प का हमारा ए वाला ऑप्शन लाल रक्त कोशिकाओं के साथ संयुक्त होने से, ये सही उत्तर है। तीसरे नंबर के प्रश्न में हमारा ए वाला ऑप्शन दोनों परिवहन के लिए हीमोग्लोबिन का उपयोग करते हैं, सही आंसर है। चौथे वाले सही विकल्प का सी ऑप्शन बाष्पोत्सर्जन सही आंसर है। पाँचवें नंबर के सही विकल्प का हमारा सी ऑप्शन विकल्प ए तथा बी दोनों सही हैं। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन सही उत्तर है। इसके बाद में बच्चों 11वां जो प्रश्न है, बच्चों इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको लिख के बता देता हूँ। चित्र, ठीक है, लिख कर के आपको इसका उत्तर बता देते हैं। चित्र बी में फिर लिखेगा बाष्पोत्सर्जन की क्रिया तीव्र गति से होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके पत्ते अधिक हरे हैं। चलिए बच्चों इसका लिखित आंसर मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें आपका आ जाएगा चित्र ए में कम पत्तियाँ, चित्र बी में ज़्यादा है, इसलिए चित्र बी बाष्पोत्सर्जन की क्रिया तेज होगी। ठीक है, चित्र बी में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया तेज होगी। इसके बाद में दीर्घोत्तरीय प्रश्न, मानव उत्सर्जन तंत्र की कार्यप्रणाली का चित्र सहित दर्शाना है। तो ये है उत्सर्जन तंत्र का चित्र आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, वृक्क है, मूत्रवाहिनी है, मूत्राशय है, मूत्रमार्ग और मूत्ररंध्र। इसके नीचे आप लिखोगे मानव उत्सर्जन तंत्र का मुख्य अंग किडनी, जो रक्त से विषैले पदार्थों को छानकर मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालता है। मूत्रवाहिनी किडनी से मूत्र को मूत्राशय तक ले जाती है और मूत्रमार्ग शरीर को बाहर उत्सर्जित करता है। मानव शरीर में ऐसा कौन सा अंग जो जीवन पर्यंत बिना रुके रक्त को पंप करने का कार्य करता है, उसकी क्रियाविधि समझाइए। तो मानव शरीर में हृदय एक ऐसा अंग है जो जीवन पर्यंत बिना रुके रक्त को पंप करता है। हृदय का मुख्य कार्य शरीर के विभिन्न हिस्सों को ऑक्सीजन और पोषक तत्वों से युक्त रक्त का वितरण करना है। चलिए इसके बाद में देखते हैं, यदि फ्लोएम अवरुद्ध या क्षतिग्रस्त हो जाए तो पौधों की वृद्धि और विकास पर संभावित परिणामों की चर्चा करें और लिखें। तो फ्लोएम के अवरुद्ध या क्षतिग्रस्त होने से पौधों के हिस्सों में पोषक तत्वों का परिवहन रुक जाएगा, जिससे पौधों की वृद्धि और विकास प्रभावित हो सकता है। पोषण की कमी के कारण पौधों की धीरे धीरे मुरझाने लगेगा। चलिए इसके बाद देखते हैं जाइलम क्या है, ये पौधों की वृद्धि तथा विकास में किस प्रकार सहायक है, चर्चा करें। जाइलम पौधों के विभिन्न भागों जल और खनिजों का परिवहन करता है। प्रक्रिया पौधे की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है, क्योंकि जल प्रकाश संश्लेषण और अन्य शारीरिक कार्यों के लिए जरूरी है। परिसंचरण तंत्र की व्यवस्था का सचित्र वर्णन करना है। तो परिसंचरण तंत्र में हृदय, धमनी या सिराएं और कोशिकाएं शामिल है। हृदय रक्त पंप करता है, धमनी ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के अंगों तक पहुंचाती है, सिराएं ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय तक लौटाती हैं और कोशिकाएं ऑक्सीजन तथा पोषक तत्वों का आदान प्रदान करती हैं। इसके बाद में प्रोजेक्ट नंबर 1 आ जाता है, स्टेथोस्कोप के मॉडल का सचित्र वर्णन करना है। तो ये है, ठीक है, इसमें आप लिख भी लीजिएगा, ट्यूब, चेस्ट पीस, श्रोतिका, स्टेथोस्कोप का मॉडल पूरा हमने यहाँ कर दिया है। ठीक है, हृदय स्पंद को सुनने का यंत्र है। प्रोजेक्ट नंबर 2 देखते हैं। तो प्रोजेक्ट नंबर 2 में किस अंग में विशेषज्ञ डॉक्टर के पास तत्काल जाना चाहिए? ऐसे व्यक्ति को तुरंत हृदय रोग विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए। कौन सी जांच कराना उचित है? तो ईसीजी और ब्लड टेस्ट उचित है। क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? मरीज को आराम दे, शारीरिक मेहनत से बचें और तेज हवा में रखें और ताज़ी हवा में रखें। चलिए जो अध्याय 8 पादप में जनन आ जाता है, इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बच्चों निम्नलिखित शब्द पर गोला लगाना है हमें। तो आपने कौन कौन से बीज देखे? आम के बीज देखे, हाँ, तो इस पर गोला लगा देंगे। अनार के भी देखें, इस पर गोला लगा देंगे। जामफल मतलब बच्चों बी के, इसके भी देखें तो इस पर गोला लगा देंगे। गन्ने के नहीं देखें, छोड़ देंगे। मटर के बीज तो देखे हैं, मटर पर गोला बना देंगे। गुलाब के नहीं देखे और आलू के नहीं देखे। ठीक है, तो इन चारों पर आपने कुल कितने गोले लगाए हैं? तो बच्चों हमने 1 2 3 4 गोले लगाए हैं, इसमें हम 4 लिखेंगे।
उन शब्दों को लिखें जिन पर आपने गोला नहीं लगाया। तो बच्चों हमने गुलाब पर नहीं लगाया, गुलाब लिख देंगे। एक हमने गन्ने पर नहीं लगाया, एक हमने आलू पे नहीं लगाया, तो ये तीनों इसमें लिखेंगे। ठीक है। गुलाब के पौधों को कैसे उगाया जाता है? तो गुलाब के जो पौधे हैं उन्हें जो गुलाब की छोटी कली टाइप से वो होती है उसे लगा करके उगाया जाता है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, गुलाब की छोटी कलम से। ठीक है बच्चों, इतना आपको लिख लेना है, गुलाब की छोटी कलम से। चलिए अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं। सही विकल्प चुन करके लिखना है बच्चों। जो पहला सही विकल्प है इसमें हम लिखेंगे शिशु, किशोर, बच्चा और वयस्क। बी वाला ऑप्शन सही है। दूसरे नंबर के प्रश्न में बच्चों हमारा डी ऑप्शन जन्म, वृद्धि, प्रजनन, मृत्यु सही आंसर है। तीसरे नंबर का जो प्रश्न है बच्चों, तीसरे नंबर के प्रश्न में हमारा डी ऑप्शन केवल 4 सही आंसर है। अब जो हमारा जो चौथा प्रश्न है, चौथे नंबर के प्रश्न में हमारा बी ऑप्शन स्थिकेसर सही आंसर है। और जो हमारा पांचवा प्रश्न है जो इसमें चौथा लिखा है लेकिन ये प्रश्न आपका पांचवा है, इसमें बी ऑप्शन एक ही प्रजाति के फूलों को एक क्षेत्र में लगाने, ये सही आंसर है। चलिए रिक्त स्थान देख लेते हैं। रिक्त स्थान में बच्चों पहला जो रिक्त स्थान है इसमें परागण उत्तर आएगा, दूसरे में हमारा खंडन, तीसरे में फूल, चौथे में मुकुल, पाँचवें में कायिक प्रवर्धन। अब जो इसके बाद में पहली जानना चाहती है कि क्या नए पादप सदैव बीज से ही उगते हैं? तो नहीं, नए पादप केवल बीज से नहीं उगते, कुछ पौधे कायिक प्रवर्धन द्वारा भी उगते हैं। चलिए इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निषेचन के पश्चात फूल में होने वाली कोई दो परिवर्तन बताइए। तो निषेचन के पश्चात पुष्प में अंडाशय से फल का निर्माण होता है और बीजांड से बीज बनते हैं। कायिक परिवर्तन के दो लाभ बच्चों हमें बताने, तो नए पौधे तेजी से उगते हैं और ये बिना बीज के पौधे उगाने का तरीका है। बूझे ये जानना चाहते हैं कि परागण में उपस्थित नर युग्मक किस प्रकार से बीजांड में उपस्थित युग्मक तक पहुंचता है। तो परागण के अंडाशय तक पहुंचने पर नर युग्मक पर पराग नालिका के माध्यम से बीजांड तक पहुंचता है। पानी और हवा कैसे पौधों में चयन की प्रक्रिया में सहायक हो सकते हैं? तो पानी और हवा बीजों में प्रकीर्णन में मदद करते हैं जिससे बीज दूर दूर तक फैल जाते हैं। परागकणों का परागकोश से पुष्प का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाता है? कितने प्रकार का होता है? प्रत्येक को उदाहरण सहित समझाइए। तो परागकणों का स्थानांतरण परागकण कहलाता है, दो प्रकार का होता है। स्वपरागण जब एक ही फूल में परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं जैसे मटर में, और परपरागण जब परागण एक फूल से दूसरे फूल तक पहुंचते हैं जैसे सरसों में। एक विशेष पौधे में निषेचन की प्रक्रिया का विवरण दें और उसे महत्वपूर्ण चरणों को समझाइए। तो निषेचन की प्रक्रिया में जब परागकण पिस्टल और स्त्री अंग पर गिरते हैं तो वह एक ट्यूब बनाते हैं जो अंडाशय तक जाती है। वहाँ परागकण का नाभिक अंडाणु के साथ मिलकर निषेचन करता है। इसके महत्वपूर्ण चरण इस प्रकार से: परागकण का आगमन, परागकण ट्यूब का बनना, अंडाशय में प्रवेश, अंडाणु के साथ नाभिक का मिलन। नेक्स्ट है कृषि या वन्य जंतु उत्पादन में परागकण का महत्व समझाइए। तो परागकण पौधों के प्रजनन के लिए आवश्यक है क्योंकि ये नए बीजों और फलों के उत्पादन में मदद करता है। वन्य जंतु और कृषि के लिए भी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इससे पौधों की विविधता और फसल में उत्पादन में वृद्धि होती है जिससे खाद्य सुरक्षा और पारिस्थितिकी तंत्र संतुलित रहते हैं। सरसों, गुड़हल, मक्का, खीरे, पपीता उपरोक्त पौधों के पुष्पों में से कौन कौन से पुष्प एकलिंगी होंगे और क्यों? तो मक्का, खीरा और पपीता एकलिंगी पुष्प हैं क्योंकि इनमें पौधों की पुष्प केवल नर या मादा जनन अंग होते हैं, जबकि सरसों और गुड़हल द्विलिंगी पुष्प होते हैं क्योंकि इसमें नर और मादा जनन अंग दोनों होते हैं। 11वें नंबर का प्रश्न है। 11वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, चौथे गमले में अंकुरण नहीं हुआ होगा क्योंकि आलू का वह टुकड़ा जिसमें अंकुरण का कोई भाग या कलिका नहीं था वह सही ढंग से अंकुरित नहीं हो सका। अंकुरण के लिए आवश्यक है आलू के टुकड़े में कलिका हो जो नए पौधे का निर्माण कर सके। चलिए इसके बाद में यीस्ट में जनन को चित्र द्वारा समझाना है। तो चलिए बच्चों इसका हम आपको चित्र बताते हैं। बच्चों मैं इसका चित्र आपको वीडियो के लास्ट में बताता हूँ। इससे पहले आपको करना क्या है, यीस्ट में जनन का ये आपको जस्ट नीचे आपको लिख लेना है। चित्र मैं आपको वीडियो के लास्ट में अभी बता दूंगा, ठीक है। तो जनन का तरीका कली द्वारा होता है। इसमें एक नई कोशिका मुख्य कोशिका से निकलती है और धीरे धीरे विकसित होकर एक नई स्वतंत्र कोशिका बन जाती है। प्रक्रिया सरल विभाजन के माध्यम से होती है। पौधों में जनन की प्रक्रिया में फूल के प्रत्येक भाग की भूमिका का वर्णन करना है। तो पंखुड़ियाँ ये आपका होगा, सैंपल, अंडाशय, परागकोश और फिलामेंट और एंथर, ठीक है। यहाँ तक आपका आंसर है। प्रकीर्णन किस प्रकार से होता है, प्रतीक को विस्तार पूर्वक समझाना है। तो हवा द्वारा फैलते हैं और पंखदार होते हैं, फिर हवा द्वारा प्रकीर्णित होते हैं, बीज पंखदार होते हैं और हवा के साथ उड़ते हैं। कांटेदार और कटंकी जानवरों के शरीर पर चिपक जाते हैं, जानवरों के साथ नए स्थानों पर फैलते हैं। पानी द्वारा फैलते हैं, बीज जल पर तैरते हैं और बहते पानी के साथ फैलते हैं। बीजों के प्रकीर्णन की विभिन्न विधियों का वर्णन करना है। तो हवा द्वारा हल्के और पंखदार बीज हवा के माध्यम से फैलते हैं। पानी द्वारा
तैरने वाले बीज पानी के साथ बहते हैं। जानवरों द्वारा बीज जानवरों के शरीर पर चिपक कर नए स्थानों पर पहुँचते हैं और स्वतंत्र प्रकंडन के द्वारा। चलिए जो प्रोजेक्ट नंबर 1 देख लेते हैं। परिवर्तन हमें बताना है तो 5 दिनों में छोटे पत्ते निकलते हैं, 15 दिनों में नए पौधे और शाखाएं उगने लगती हैं, 1 महीने में पौधा स्वस्थ और विकसित होता है, 3 महीने पश्चात पौधे फूल और पत्तियां अच्छी होती हैं। प्रोजेक्ट नंबर 2 देखेंगे। क्रमांक बीज का नाम, बीज का घरों में उपयोग। तो मूंग के बीज, अंकुरित मूंग के लिए, धनिया के बीज मसाले के रूप में, सरसों के बीज सरसों का तेल बनाने में। बच्चों ये हो चुका है आपका जो आपका चैप्टर नंबर 7 था, जंतु और पादप में परिवहन। इसके हमने क्वेश्चन देख लिए थे, सही विकल्प और यहाँ तक के प्रश्न देख लिए थे। फिर सही विकल्प के बाद में बच्चों डायरेक्ट हमने प्रश्न क्रमांक 11वां देखा था। तो जो आपके बचे हुए प्रश्न हैं उनके उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। तो बच्चों चैप्टर नंबर 7 में हम इन प्रश्नों को करना भूल गए थे। अब यहाँ से आप उत्तर देख लीजिए। इसमें आ जाएगा हीमोग्लोबिन, इसमें आपका आ जाएगा परिसंचरण दूसरे का, ये आपके चैप्टर नंबर 7 के रिक्त स्थान हैं। ठीक है। फिर इसमें स्टेथोस्कोप, पट्टी का अणु और बाष्पोत्सर्जन। फिर बच्चों दूसरे नंबर के प्रश्न में लिखोगे रक्त किस प्रकार पाचन क्रिया में सहायक होता है। तो रक्त पाचन क्रिया में सहायक होता है क्योंकि यह अवशोषित पोषक तत्वों को शरीर से विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाता है। ये तो बच्चों तीसरे नंबर के प्रश्न का उत्तर रहेगा। और ये रहेगा बच्चों आपके चौथे नंबर के प्रश्न का उत्तर। इसके बाद में ये 5वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। ये बच्चों आपके 6ठे नंबर के प्रश्न का उत्तर। और ये 7वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। यह है बच्चों 8वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। यह है 9वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। यह है आपके 10वें नंबर के प्रश्न का आंसर। ओके दोस्तों, पार्ट 1 से लेकर के 8 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। जो आपका चित्र रहेगा है इसे आप चैप्टर नंबर 8 में ढूंढ लीजिएगा बच्चों, आपकी बुक में आसानी से आपको जो चित्र मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको पार्ट 8 में आपकी बुक में पार्ट 8 ओपन कीजिएगा तो वहाँ पे चित्र मिल जाएगा, वहाँ से देख करके बना लीजिएगा। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक आपका कंप्लीट हुआ। और भी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दी है प्लेलिस्ट की, वहाँ से जा करके देख सकते हैं।